हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साइंस विजन यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए रिकैप कर लेते हैं फटाफट। अब तक आप लोगों ने क्या देखा। तो क्लास 12 का फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट यूनिट का सेकेंड चैप्टर स्थिर वैद्युत का सेकेंड चैप्टर चल रहा है। ये कैपेसिटर्स, उसमें भी कैपेसिटर्स टॉपिक चल रहा है। और अब तक आप लोग कैपेसिटर्स में कैपेसिटर के बारे में स्टडी किए। कैपेसिटर्स एक्चुअली होते क्या हैं और उसके कैपेसिटेंस को निकालने सीखें। साथ ही आप लोग स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट किए। यहाँ पर आप लोग अर्थ का भी कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर चुके हो। आप लोग बताइए कितना कैपेसिटी होता है। एंड उसके बाद कैपेसिटर के 3 टाइप्स होते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड थर्ड सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो स्टूडेंट्स, इसमें से आप लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बारे में स्टडी कर लिए हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समांतर पट संधारित्र, और ये स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटर दैट मीन्स गोलीय चालक का आप लोग संधारित्र निकालने सीखे थे। पृथ्वी का संधारित्र निकालें। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी समांतर पट संधारित्र का आप लोग सिद्धांत प्रिंसिपल को पढ़ें और साथ ही साथ इसका कैपेसिटेंस के लिए डेरिवेशन भी किए। इसके संधारित्र को ज्ञात करने के लिए आप लोग एक्सप्रेशन को भी डिराइव किए थे। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस लेक्चर में स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलिंड्रिकल कैपेसिटर पढ़ने वाले हैं। गोलीय चालक तो हो चुका था, और ये है गोलीय संधारित्र। तो गोलीय चालक के बारे में पढ़ लिया हम लोग। गोलीय संधारित्र की जो धारिता है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, और साथ ही साथ बेलनाकार संधारित्र की जो धारिता है उसके बारे में भी ज्ञात करेंगे इस लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने हेडिंग दिया है, देख रहे हैं आप, स्फेरिकल कैपेसिटर है गोलीय संधारित्र। तो गोलीय संधारित्र मीन्स क्या हुआ स्टूडेंट्स। तो संधारित्र में आप लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समांतर पट संधारित्र के बारे में जानते हैं कि 2 प्लेट्स लेते हैं, दैट मीन्स कंडक्टर लीजिए आप, 2 चालक, और उन 2 चालकों को अगर सम डिस्टेंस पर एक दूसरे से डी डिस्टेंस पर रख देते हो, सेम एरिया वाला होना चाहिए, और सरफेस चार्ज डेंसिटी एक का प्लस सिग्मा दूसरे का माइनस सिग्मा होना चाहिए, यानी कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए। यानी कि 2 समान तथा विपरीत आवेश वाले कंडक्टर को अगर आप सम डिस्टेंस पर सेपरेट कर देते हो, अलग रखते हो सम डिस्टेंस पर, तो ऐसे में क्या होता है कि इसमें चार्ज को स्टोर करके रखने का कैपेसिटी आ जाता है। यानी कि आप अगर इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो स्विच के हेल्प से, तो स्विच ऑन करोगे तो जो प्लेट नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा, और जो पॉजिटिव से कनेक्ट है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा। और फिर आप इसको डिस्कनेक्ट कर दो बैटरी से, और एक इसको चारों तरफ से घेर दीजिए, एक सिलेंडर शेप में या जो भी शेप में आपको बनाना है बना लीजिए, तो ये कैपेसिटर बन जाता है। तो चूंकि यहाँ 2 प्लेट पैरेलल थे तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहलाया। जस्ट लाइक उसी तरह से आइए हम लोग देखते हैं कि गोलीय संधारित्र क्या होते हैं, दैट मीन्स स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है स्टूडेंट्स। तो स्फेरिकल कैपेसिटर्स में क्या होते हैं स्टूडेंट्स, एक स्फेरिकल कंडक्टर हम लोग लेते हैं और उसका सेंटर है मान लो ये O, और एक दूसरा स्फेरिकल कंडक्टर हम लोग लेते हैं। 2 गोलीय चालक लिए, एक का रेडियस कुछ और है, दूसरे का रेडियस कुछ और है। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर इस फर्स्ट वाले में इसको इस तरह से कनेक्ट किया गया है कि इसमें नेगेटिव चार्ज पोजेस करता है, मान लीजिए इसको हम लोग नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए। स्फेरिकल है, भले सर्कल दिखला रहे 2D में हम, बट ये स्फेयर समझिएगा आप लोग। और इसमें अगर पॉजिटिव चार्ज इनसाइड अपने आप ये डेवलप हो जाता है, आपको पता ही है, इंडक्शन प्रोसेस से इनसाइड दे देते हैं हम। अगर Q चार्ज आप इसमें दिए हो तो Q चार्ज इसमें भी इंडक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे कि आप देखें ही अभी, एक प्लेट में नेगेटिव तो दूसरे में उतना का ही पॉजिटिव होता है।
तो एक स्फेरिकल कंडक्टर में अगर आप नेगेटिव दोगे तो दूसरे स्फेरिकल कंडक्टर में उतने का ही पॉजिटिव चार्ज कैरी करने लगता है। तो ऐसे में इसमें भी चार्ज को स्टोर करके रखने का कैपेसिटी आ गया। दैट मीन्स इसको आप नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दीजिए बैटरी के, और इसको आप पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए। देख लीजिए ये पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया नेगेटिव, तो ये हो गया आपका स्फेरिकल कैपेसिटर। तो डेफिनेशन स्टूडेंट्स कि टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ डिफरेंट रेडियस हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस फॉर्म्स स्फेरिकल कैपेसिटर। जब हम लोग समान तथा विपरीत आवेश के भिन्न भिन्न त्रिज्या वाले दो संकेंद्रीय गोलीय चालक को, संकेंद्रीय गोलीय चालक मतलब दोनों का ही सेंटर सेम होगा, कंसेंट्रिक का मतलब यही होता है, को जब कुछ दूरी पर पृथक करते हैं, देख लीजिए सम डिस्टेंस पर रखा गया है, ये डी डिस्टेंस है, चारों तरफ इक्वल डिस्टेंस है, ये देख रहे हो ना स्टूडेंट्स। तो डी डिस्टेंस पर अलग रखा जाता है तो गोलीय संधारित्र का निर्माण होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हिंदी मीडियम वाले भी जितने स्टूडेंट्स हैं मैं उनके लिए भी आज लिख दे रहा हूँ बोर्ड में ही जो भी इंट्रो है, जो भी डेफिनेशन है, तो आप बोर्ड से ही कॉपी कर लोगे। नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं दे रहा हूँ, आप बोर्ड से ही डायरेक्ट कॉपी कर लें। ओके स्टूडेंट्स, तो डेफिनेशन समझ में आ गया होगा और गोलीय संधारित्र क्या होता है आप ये भी समझ गए। तो चलिए हम गोलीय संधारित्र की धारिता निकालेंगे। अगर ये आवेश को संचित करके रख सकता है, अगर चार्ज को स्टोर करके रखेगा तो आखिर कितना चार्ज को स्टोर करके रखेगा, आइए उसके बारे में हम लोग एक एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, जिस तरह का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम लोग डिराइव किए थे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स आइए देखते हैं इस गोलीय संधारित्र की धारिता कितनी होगी। तो इसके लिए मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया है, तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोलता है कि कंसीडर ए स्फेरिकल कैपेसिटर, जिसकी धारिता निकालनी है यार, जिसकी कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है, उसे हम लोग पहले लेट कर लेते हैं। फिजिक्स में बिना कंसीडर के तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, तो रियल प्रैक्टिकल तो हम अभी कर नहीं रहे हैं, इसलिए हमें कंसीडर ही करना पड़ेगा। तो कंसीडर ए स्फेरिकल कैपेसिटर ऑफ टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2, जहां R1 ग्रेटर देन R2 से। माना R1 तथा R2 त्रिज्या का दो गोलीय चालक है जिसके द्वारा गोलीय संधारित्र का निर्माण हुआ है, तो उसकी धारिता हमें ज्ञात करनी है। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं, आइए थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं क्या होगा यार। तो ये फर्स्ट कंडक्टर्स है और जिसका एक सेंटर पॉइंट है O, और इसकी जो रेडियस है वो मान लेते हैं, चूंकि R1 ग्रेटर है तो इसको R2 बोल लेते हैं। और एक दूसरा स्फेरिकल कंडक्टर है। ओके स्टूडेंट्स, इसकी जो रेडियस है वो मान लेते हैं R1 है। तो R1 ग्रेटर देन R2, यानी कि R1 जो है वो आउटर स्फीयर का, यानी कि जो बाहरी गोला है, इस बाहरी गोले की त्रिज्या है R1, और ये जो अंदर वाला है गोला, अंदर वाले गोले की त्रिज्या है R2। नाउ स्टूडेंट्स क्या किए कि अंदर वाले गोले को, इनर स्फीयर को चार्ज दे दिया हम लोग, क्यू चार्ज दिए, नेगेटिव चार्ज दिए। क्यू कितना दिए? नेगेटिव चार्ज दिए। तो जैसे ही आप क्यू नेगेटिव चार्ज दिए और बाहर वाले जो आउटर स्फेरिकल बॉडी है उसको, उसका बाहरी सतह को अगर आप अर्थ से कनेक्ट कर देते हो, अर्थिंग दे देते हो, तो इसके अंदर में प्लस होगा, बाहर में क्या होता है? माइनस होता है। अंदर में प्लस होगा, बाहर में क्या होगा स्टूडेंट्स? माइनस होगा। तो जितना माइनस है वो सब फ्लो कर जाएगा, बार बार बताने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पर एक प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है, तो पहले प्लेट में नेगेटिव चार्ज चढ़ा तो दूसरे प्लेट में जो है पहले प्लेट की ओर अंदर सरफेस पर यानी कि पॉजिटिव चार्ज चढ़ने वाला है, पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। ओके स्टूडेंट्स, और ये पॉजिटिव चार्ज उतना ही होगा जितना का नेगेटिव चार्ज इसमें होता है, यानी कि इसका भी चार्ज क्या है स्टूडेंट्स? क्यू ही है। तो ऐसे में मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये आउटर स्फीयर के एक पॉइंट है आउटर स्फीयर के सरफेस पर, और इनर स्फीयर के सरफेस पर ये एक दूसरा पॉइंट है बी। तो स्टूडेंट्स मैंने लिखा पोटेंशियल एट पॉइंट ए। चूंकि गोलीय संधारित्र की धारिता निकालनी है स्टूडेंट्स,
यानी स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। मैंने आपको बतलाया है कि कोई भी बॉडी हो, अगर उस बॉडी का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है तो आपको दो प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आप भी निकाल लोगे तो फिर बपोती फॉर्मूला है C इज इक्वल टू क्यू बाई में भी, तो B के फॉर्मूले में रख दीजिए उसकी वैल्यू, आपका C निकल जाएगा। ओके, तो इसलिए हम लोग विभवांतर निकालेंगे यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट स्फेरिकल बॉडी का या फिर सेकेंड जो आउटर स्फीयर है, इसके ए पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, तो आइए मैंने यहां पर लिखा, ध्यान दीजिएगा। पोटेंशियल एट पॉइंट ए बिंदु पर विभव V1 इज इक्वल टू 1/4πε0, एंड मान लीजिए इसमें Q चार्ज स्टोर हुआ है तो टोटल Q चार्ज हो जाएगा, एंड बाय में यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो रेडियस होगा, और वो क्या है स्टूडेंट्स, R1 है। एंड एट पॉइंट बी पर यानी कि इनर सरफेस ऑफ द इनर स्फेरिकल बॉडी, तो उसके बी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो सेम V2 इज इक्वल टू, आपको पता ही है कि एक स्फेरिकल बॉडी होगा या पॉइंट चार्ज होगा, उसके कारण जो सरफेस पर जो पोटेंशियल होते हैं उसका फॉर्मूला यही है। तो 1/4πε0 इंटू चार्ज को रखिए एंड बाय में डिस्टेंस, तो पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स, तो रेडियस है R2, तो मैंने R2 ले लिया। नाउ बाहर सरफेस का पोटेंशियल है यहां से यहां तक V1 और यहां से यहां तक का पोटेंशियल है V2, तो इस V1 में से अगर V2 को घटा देंगे तो ये मेरा क्या स्टूडेंट्स मिल जाएगा, डेल्टा B, जो कि कुछ होगा V, और हमको इन्हीं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ये दोनों स्फेरिकल बॉडी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस इज, विभवांतर कितना हो जाएगा, डेल्टा B इज इक्वल टू B, कुछ वैल्यू आया, और वो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, V2 माइनस V1। मैंने क्यों किया V2 माइनस V1, आप V1 माइनस V2 भी कर सकते हो, बट याद रखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसीलिए हमने बड़े में से छोटे वैल्यू को घटाया है। और आप देख लीजिए बड़ा कौन है, तो ये दोनों वैल्यू तो सेम ही है, और सॉरी स्टूडेंट्स, इसका रेडियस जो है R1 ग्रेटर देन होगा R2 से, तो ये वैल्यू बड़ा है, तो ये वाला वैल्यू टोटल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अगर आप किसी चीज़ को बड़े वैल्यू से डिवाइड करोगे तो पूरा का वैल्यू छोटा मिलेगा, और इसको छोटे से डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू बड़ा होगा। तो ये वैल्यू ज़्यादा है तो V1 कम होगा, और R2 कम है तो V2 क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसलिए B2 में से माइनस किए किस चीज़ को स्टूडेंट्स, V1 को। तो B इज इक्वल टू V2 माइनस क्या हो जाएगा, V1, रख दिया मैंने V2 का वैल्यू को और V1 के वैल्यू को। नाउ B इज इक्वल टू Q बाय में, देखिए Q दोनों में है, 4πε0 दोनों में है, तो हमने कॉमन कर लिया स्टूडेंट्स, Q बाय में 4πε0, एंड तो यहाँ क्या बच गया, 1 बाय में R2 एंड माइनस 1 बाय में R1। नाउ B इज इक्वल टू Q बाय में 4πε0, अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए स्टूडेंट्स, तो R1 इंटू R2 हो जाएगा, और R1 जो है आपका एलसीएम लोगे तो साइड इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, R1 एंड माइनस ये R2, ये सॉल्व करना सबको आता ही है। तो ये लीजिए स्टूडेंट्स, आपका पोटेंशियल निकल गया, पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। नाउ आपको पता ही है करना क्या है, नाउ हम लोग जानते हैं C इज इक्वल टू बपोती फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स, Q बाय में V, तो C इज इक्वल टू Q बाय में V, तो जो V का जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, जो अभी भी निकला है, टटका निकला है, वो वैल्यू उठा करके ला करके यहां पर पटक दीजिए, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो C इज इक्वल टू Q एंड V की जो वैल्यू है, लाइए Q बाय में 4πε0 R1 माइनस R2 एंड बाय में R1 इंटू R2, तो ये आपका Q और Q खचा खचा कट गया, तो C इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, तो 4πε0 ऊपर चला जाएगा, तो 4πε0, और ये R1 R2 भी ऊपर चला जाएगा, तो इंटू R1 इंटू R2 एंड बाय में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, R1 माइनस R2। तो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर ऑफ डिफरेंट रेडियस R1 एंड R2, यानी आपको दो स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस दे देगा और पूछेगा कि स्फेरिकल कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, निकालिए, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। एंड एक वन थिंग यहाँ पर और है स्टूडेंट्स, कि ये जो दो प्लेट्स हैं स्फेरिकल प्लेट्स, इनके बीच में जो डिस्टेंस है
ये डिस्टेंस में अभी कुछ भी नहीं रखा गया है, कोई भी मीडियम नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, निर्वात है, स्पेस है सिर्फ वहां पे, तो उस समय कैपेसिटेंस इतना होगा। यानी कि ये जो वैल्यू है वो सी नॉट है। सी नॉट नॉट समझते हो ना, जो वैल्यू एयर में हो या फिर निर्वात में होता है, दैट मीन्स वैक्यूम में हो, तो उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, नेट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू निकलेगा। लेकिन कैपेसिटेंस, कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, तो इन दोनों प्लेटों के बीच में, चाहे जो भी हो, स्फेरिकल प्लेट्स हो या पैरेलल प्लेट्स हो, उनके बीच में हम एक मीडियम यूज करते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, पराविद्युत माध्यम हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसमें। तो जिसकी कुछ विद्युतशीलता होगी, कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है। तो आइए उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसके वैल्यू को। बड़ा इजी है। वो क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर आप डालिएगा तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का एक डाइलेक्ट्रिक वैल्यू होती है के। आप लोग पढ़े होंगे, हमने बताया है कि के की जो विद्युतशीलता होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी माध्यम की अलग अलग होती है। जैसे कि हवा के लिए 1 होता है, पानी के लिए के का मान 80 होगा। आप लोग याद कीजिए। कांच के लिए, ग्लास के लिए के का जो मान होता है वो 3 to क्या होता है 4, वैरी करता है ग्लास टू ग्लास, क्योंकि ग्लास बहुत टाइप्स के होते हैं, बहुत प्रकार के ग्लास पाए जाते हैं। तो जो भी माध्यम इस्तेमाल किया जाएगा उसका के का मान आपको दिया जाएगा। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो माध्यम जितना उसका के का मान होगा, उसकी जो धारिता होगी, कैपेसिटेंस होगी, वो उतना गुना बढ़ जाएगा, उतना टाइम्स बढ़ जाएगा। जैसे कि अगर कोई मीडियम बीच में डाल दिए, कोई माध्यम डाल दिए जिसका के का वैल्यू 4 है, तो इसकी कैपेसिटेंस आप इस फॉर्मूले से निकालो और उसको 4 से इंटू कर दो, यानी 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि आप यहां पर लिख सकता, मैं यहीं पर लिख देता हूं। अगर मीडियम के लिए बात किया जाए, ऑल्सो फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम, हिंदी वाले भी लिख दीजिएगा सेम ही, डाइलेक्ट्रिक समझ ही रहे आप, विद्युतशील माध्यम में रखा जाए तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के दे दिया गया मान लीजिए। तो जो नया कैपेसिटेंस होगा वो होगा सी डैश, और वो सी डैश मान लेते हैं कितना हो जाएगा, इसको सी डैश माना गया है नया कैपेसिटेंस को। तो वो जितना निर्वात में जितना कैपेसिटेंस का मान होता है उसका के गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है स्टूडेंट्स, के टाइम्स। यानी इस फॉर्मूला से कैपेसिटेंस निकालिए और अगर मीडियम दिया हुआ है तो उस मीडियम के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर। अगर मीडियम का कांस्टेंट नहीं दिया है और निर्वात बोला है तो इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग बेलनाकार संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे अब। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर जैसे कि मैंने बताया था आज, और गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए दोनों के बारे में स्टडी करते हैं। एक तो हो गया, एक का फॉर्मूला आप लोग देख चुके हैं, नेक्स्ट दूसरा देखते हैं। तो सेम है स्टूडेंट, जैसे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, स्फेरिकल कैपेसिटर था, सेम उसी तरह से बेलनाकार कैपेसिटर भी है। इसमें भी आपका 2 कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन सिलिंड्रिकल शेप का। किस शेप का होता है, सिलिंड्रिकल शेप का। जैसे कि ये एक सिलेंडर है स्टूडेंट्स, और एक दूसरा सिलेंडर ले लेते हैं हम लोग। तो क्या है कि इसमें अगर आप, चलिए इस बार पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं हम लोग। ये एक इनर सिलेंडर हो गया, इसका रेडियस है मान लेते हैं ए, और एक ये आउटर सिलेंडर है जिसका रेडियस मान लेते हैं स्टूडेंट्स बी। तो इनर सिलेंडर पर अगर पॉजिटिव चार्ज आप देते हो तो आउटर सिलेंडर में अंदर सरफेस में नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और इधर भी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कैरी करने लगेगा। अगर आप इसके आउटर सरफेस को अर्थ से कनेक्ट कर दोगे तो जितना आउटर सरफेस का चार्ज है सब जमीनों में बह जाएगा। तो अंदर में चार्ज क्या स्टोर होगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव, इनर सरफेस में।
तो एक में पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है और दूसरे सरफेस पर नेगेटिव है। तो ये लीजिए 2 इलेक्ट्रोड बना दिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बन गया स्फेरिकल कैपेसिटर। वही लिखा गया स्टूडेंट्स कि समान तथा विपरीत आवेश के भिन्न भिन्न त्रिज्या वाले 2 संकेंद्रीय बेलनाकार चालक को अगर सम डिस्टेंस पर कुछ दूरी पर अलग रखते हैं, पृथक करके रखते हैं, यहाँ मीडियम नहीं भी हो सकता है, मीडियम कुछ हो भी सकता है, जैसे स्फेरिकल वाले केस में था, तो बेलनाकार संधारित्र का निर्माण होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए इसको उतार लीजिए, डायग्राम भी उतार लेना स्टूडेंट्स। इसके बाद हम लोग इसका कैपेसिटेंस के लिए डेरिवेशन करेंगे, धारिता कितनी होती है वो ज्ञात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए उतारिए। नाउ स्टूडेंट्स, आइए हम लोग इस सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। तो कंसीडर किया हमने एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है जिसका रेडियस है ए एंड बी। तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में जैसा कि हमने बतलाया अभी 2 कंडक्टर्स होंगे, एक का रेडियस है ए और दूसरे का रेडियस है बाहर वाले का बी। बी ग्रेटर देन क्या है स्टूडेंट्स? ए है। याद रखिएगा, बी ग्रेटर देन क्या है? ए है। तो अब क्या है, तो हिंदी में भी वही लिख दिया मैंने, उतार लीजिएगा इसको। तो यूजिंग गॉस लॉ, अब देखो स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पर कि हम लोगों ने स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाला। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या निकाले, वहाँ हम लोग भी निकाले। पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस निकाले, वहाँ पर भी हम लोग भी कैलकुलेट किए। तो यहाँ पर भी हम लोगों को भी निकालना होगा। तो यहाँ पर भी निकालने का एक भी फॉर्मूला सिलेंडर के केस में हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो इसीलिए हमें पहले इंटेंसिटी निकालना पड़ा, और इंटेंसिटी एंड भी का रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। E इज इक्वल टू माइनस dB/dr होता है, हम जानते हैं। तो उस संबंध से हम लोगों ने dB यानी कि भी निकाले भी जरूर है। अगर ये कोई रिलेशन कैसे आया नहीं जानते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, मैंने एक लेक्चर उस पर भी बना रखा है, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वो वीडियो आप जरूर देख लें तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं। तो इसलिए हमने सबसे पहले यहाँ पर इंटेंसिटी निकालना है। तो इंटेंसिटी निकालने के लिए चार्ज बॉडी से हम लोग गॉस थ्योरम इस्तेमाल करने वाले हैं। फिर से गॉस थ्योरम का भी लेक्चर ऑलरेडी दे दिया गया है, आप लोग देख ही चुके हैं। तो क्या किया हम लोग, इस सेंटर पॉइंट से, ये जो लाइन है सेंटर, जो कि एल लेंथ का कंडक्टर है या सिलिंड्रिकल कैपेसिटर बोल सकते हैं, यहां से मैंने आर रेडियस का, गॉस जी क्या बोले कि जिस भी चार्ज के कारण इंटेंसिटी निकालना हो उस चार्ज बॉडी को घेर दो चारों तरफ से। तो सिलिंड्रिकल बॉडी है तो सिलेंडर के शेप से घेर देते हैं। तो हम लोग एक सिलिंड्रिकल शेप वाले सिलेंडर से क्या किए, इनर सरफेस को घेर दिए ताकि इनर सरफेस के कारण हमें इंटेंसिटी पता चल सके, जिसका रेडियस कितना लिया हमने स्टूडेंट्स, आर लिया है। समझ में आ रहा है डायग्राम? ये पहले जैसा का तैसा डायग्राम था, बाद में सिर्फ हमने इंक्लूड किया बीच में आर डिस्टेंस पर, आर रेडियस का एक सिलिंड्रिकल एक और शेप बना दिया, यानी कि 3 सिलेंडर हो गया, 1, 2 और 3। ये 2 पहले से कैपेसिटर का, और ये गॉस लॉ का गॉसियन सरफेस है, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, बेलनाकार गॉसीय सतह। तो उस पॉइंट पर इंटेंसिटी, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगा स्टूडेंट्स, उधर की ओर होगा। देख रहे हो पॉजिटिव चार्ज लिया हमने, और यहां पर अगर आप एरिया वेक्टर भी लेते हो ds, तो उसका भी डायरेक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, सेम ही होगा। तो गॉस लॉ लगाएं, फाई बराबर, हम लोगों को फाई का 2 फॉर्मूला पता है फ्लक्स का, एक E इंटू ds एंड इज इक्वल टू फाई का जो मेन लॉ है Q बाय में एप्सिलॉन नॉट। तो ये रखा हमने। अब EDS का डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व किए, EDS cos थीटा हो गया, आपको पता है डॉट प्रोडक्ट, एंड इज इक्वल टू Q बाय में एप्सिलॉन नॉट। फिर EDS cos, देखिए E और DS दोनों सेम डायरेक्शन में है, पता ही है आपको ऑलरेडी, तो इनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, इज इक्वल टू Q बाय में एप्सिलॉन नॉट। एंड अगेन E इंटू, और cos 0 डिग्री का वैल्यू हो गया 1, एंड DS का क्लोज इंटीग्रल, ठीक है, बंद इंटीग्रेशन हो रहा है यहाँ पे, Q बाय में एप्सिलॉन नॉट। अब ये DS यानी कि इस गॉस से सतह, रेड वाला देख रहे हो जो सिलेंडर है, उसका कर्व सरफेस एरिया होगा पूरा। अगर उस DS का इंटीग्रेशन करोगे सरफेस एरिया का, छोटे से पार्ट का, तो आपको बेलनाकार सतह का पूरा क्षेत्रफल देखने को मिलेगा। तो क्षेत्रफल का वैल्यू होता है फॉर्मूला, अगर आर रेडियस का ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, सॉरी बेलनाकार, हाँ सही है, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, बेलनाकार सतह है, गॉसियन सतह, तो उसकी जो सतह क्षेत्रफल होगी वो 2 पाई
आर एल होती है, जहां आर बेलन का त्रिज्या है और एल सिलेंडर का लेंथ है, इज इक्वल टू क्यू बाई में एप्सिलॉन नॉट। नाउ ई इज इक्वल टू क्यू एंड 2 पाई आर एल को नीचे भेज दिया गया, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई हो गया आर एल जैसे के तैसे। ये तो इंटेंसिटी निकल गई इस आर डिस्टेंस पर बीच में, यानी दोनों प्लेटों के बीच में, सिलिंड्रिकल प्लेट के बीच में। नाउ वी नो दैट हमें वोल्टेज चाहिए स्टूडेंट्स, याद है ना, भी चाहिए हमें, तब ना क्यू बाई में भी से एक सी निकलेगा। तो चलिए भी निकालते हैं। तो ई निकल गया, ई इज इक्वल टू हमें पता है माइनस डी बी बाई डी आर होता है, पढ़ चुके हैं। तो यहां से डी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई इंटू डी आर को उधर भेज दो, माइनस ई इंटू डी आर, और डी बी इज इक्वल टू ई की जो वैल्यू है वो समीकरण 1 से, इक्वेशन 1 से ला करके यहाँ पटक दो, तो क्यू बाई में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल हो जाएगा। एंड ये जो है डी आर है, और ये जो आर है मैंने वो यहाँ रख दिया, ये क्यू बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एल, एंड ये जो आर है मैंने डी आर के नीचे रख दिया। अब ये छोटे से पार्ट का एक डी आर लेंथ पर, ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक तो कुछ वैल्यू होगा ना, बी माइनस ए घटाओगे तो ये डिस्टेंस मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आर है, तो एक हम मान लेते हैं यहाँ पर डी आर डी आर डी आर डी आर डी आर डी आर करके ए से लेकर के बी रेडियस तक कंप्लीट किया डिस्टेंस। तो एक छोटा सा डी आर, जो छोटा सा डी आर होगा, उस छोटे से डी आर में कितना होगा पोटेंशियल, वो इस छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे रहा है। अब इस वैल्यू को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक, तो बी में से ए तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये जो मेरा बीच का पार्ट है वो वैल्यू हमें मिल जाएगा, क्योंकि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है डीबी वो चेंज हो रहा है बी से लेकर के ए तक, बी से लेकर के ए तक। तो चलिए हमने इंटीग्रेशन किया फ्रॉम बी टू ए, तो आइए नाग बाबा को ले आइए, दी भाई इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल, एंड फिर से नाग बाबा सिर्फ आर का इंटीग्रेशन होगा स्टूडेंट्स, बिकॉज ये सारे कांस्टेंट टर्म में, ये चेंज होने वाले नहीं है, एल और क्यू ये बाहर हो गए, तो डी आर बाई में आर, बी इज इक्वल टू माइनस, ये जैसे का तैसे कांस्टेंट टर्म बाहर है, क्यू बाई में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल, और डी आर बाई आर, देखिए इंटीग्रेशन का रूल है स्टूडेंट्स कि 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स रहेगा, 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स होगा, तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा वो लॉग बेस ई एक्स होता है स्टूडेंट्स, याद रखना, ये इंटीग्रेशन में आप लोग पढ़ोगे मैथ्स में या पढ़े होंगे, 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग एक्स आएगा, ओके। तो उसी तरह से 1 बाय आर इंटू डी आर का इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग बेस ई नेचुरल लॉग है इंटू आर आएगा, ओके। लिमिट ले लिया गया है फ्रॉम बी टू ए। नाउ बी इज इक्वल टू माइनस क्यू बाय में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल, और एक बार अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट, तो लॉग बेस ई ए माइनस लॉग बेस ई बी। नाउ बी इज इक्वल टू क्यू बाय में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल, ये जो माइनस है वो ब्रैकेट के अंदर में मल्टीप्लाई हो गया, तो जो वैल्यू पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, और जो वैल्यू नेगेटिव था वो माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, तो लॉग बेस ई बी माइनस लॉग बेस ई ए हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। उतार लीजिए यहाँ तक, इसके आगे मैं फिर चलता हूँ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ तो लुक स्टूडेंट्स, ये वहां तक हो गया था, इसके बाद यहाँ आइए, तो क्या हुआ स्टूडेंट्स कि b इज इक्वल टू क्यू बाय में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल जैसे का तैसा है। अब एक फॉर्मूला यूज हुआ यहाँ पे स्टूडेंट्स, लॉग m माइनस लॉग n जब होता है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है लॉग m बटे में n, डिवाइड रूल होता है, तो वही यूज किया हम लोग, लॉग b माइनस लॉग a है, मतलब लॉग b बाय में a हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। ये फॉर्मूला आप लोग देख लीजिएगा। नाउ भी तो आपका निकल गया, आप इसको इक्वेशन 2 बोल दीजिए। नाउ हमारा जो खेल है भी निकल गया, तो सी निकल जाएगा आराम से, सी इज इक्वल टू हम लोग को पता है क्यू बाय में बी होता है, तो सी इज इक्वल टू क्यू, और बी का मान फ्रॉम 2 से ला करके पटक दीजिए, यहां पर लिख देते हैं फ्रॉम 2, समीकरण 2 से लाया गया, क्यू बाय में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल लॉग बेस ई बी बाय में ए, जहां बी रेडियस है आउटर सिलेंडर का, ए रेडियस है इनर सिलेंडर का। नाउ सी इज इक्वल टू, ये जो है भाई साहब Q एंड Q, इसको उड़ा दिया जाए, ऊपर नीचे साफ हो गया, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, एंड 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल ऊपर आ गया, एंड नीचे क्या बच गया स्टूडेंट्स, लॉग बेस ई बी बाय में। अब देखो स्टूडेंट्स कि हम लोग 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में अगर रहे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसका मान हमें पता है 9 गुना 10 का पावर 9 होता है, लेकिन यहाँ पर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसलिए हम लोग क्या किए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और 2 से डिवाइड कर दिए, ताकि मेरा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में आ जाए। अगर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बारे में लिखेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज दो, 9 इसको इधर भेज दो,
तो 1 में 9 इंटू 10⁻9 हो जाएगा, यानी इसका मान इतना होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरा फॉर्म आ गया 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल, एंड नीचे भी क्या मल्टीप्लाई हो गया 2 log बेस ई बी बाय में ए। ये मेरा हो गया सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इन टर्म्स ऑफ नेचुरल लॉग। बट इसको सॉल्व करना बड़ा ही टफ होता है, log बेस ई का वैल्यू निकालना, इसलिए मैं आपको एक इजी वे देता हूँ जिसमें सॉल्व आप लोग कर सको और लॉग टेबल का इस्तेमाल भी कर सको, या फिर क्वेश्चन में लॉग के वैल्यू दे दिए जाते हैं स्टूडेंट्स। ओके, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार। देखो स्टूडेंट्स, एक और फॉर्मूला आप यहां से लिख सकते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल 2, और लॉग बेस ई का वैल्यू होता है 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेस ई कन्वर्ट हो जाएगा लॉग बेस 10 में बी बाय में ए। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट मीन्स याद रखिएगा लॉग बेस ई और एन रहेगा ना, कोई भी नंबर रहे, हमको नहीं मतलब उससे, तो इसका वैल्यू होता है 2.303 एंड लॉग बेस 10 एन, यानी कि बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए आप इतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने सिर्फ इतना का वैल्यू इतना रखा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका फ्री स्पेस में जब दो कैपेसिटर के बीच में कुछ भी मीडियम नहीं डाला गया है उस समय कैपेसिटेंस इतना होगा। लॉग के लिए टेंशन मत लीजिए, न्यूमेरिकल में log 10 का वैल्यू कुछ भी आएगा, जो कट करके रेडियस कट करके जो भी आएगा उसका वैल्यू दे दिया जाएगा क्वेश्चन में, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कैपेसिटेंस निकल गया। अगर ऑल्सो फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम स्टूडेंट्स, आइए फिर से देख लें, अगर कोई मीडियम डाल दिया गया बीच में जिसका के का मान कुछ दिया गया है तो वो फिर कैपेसिटेंस क्या होगा, तो चेंज हो जाएगा ना, सी डैश हो जाएगा, कुछ नहीं, जितना कैपेसिटेंस आया है उसका के गुना हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। नाउ लास्ट में स्टूडेंट्स एक लॉलीपॉप, मुंह मीठा हो जाए स्टूडेंट्स, तो फिजिक्स के लॉलीपॉप को थोड़ा आइए देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल है, मैं एक दे रहा हूँ आप लोगों को न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल का आंसर आपको बना करके इसका आंसर सिर्फ कमेंट में दे देना है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा इसके आंसर को। जितने भी कमेंट्स आएंगे उनका मैं रिप्लाई दूंगा कि आंसर सही है या फिर रॉन्ग है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक सब सही बनाओगे आप लोग, बिकॉज बहुत ही ईजी सा न्यूमेरिकल है, लॉलीपॉप है, तो ज़रूर कमेंट करें। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, एक स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसका रेडियस दे दिया गया है R2 का वैल्यू 0.2 मीटर। R2 याद रखिएगा हमेशा इनर स्फीयर का रेडियस होता है और R1 होता है आउटर स्फीयर का रेडियस, याद रखिएगा ये R1 है आउटर स्फीयर का रेडियस। तो R1 का वैल्यू दे दिया है 0.3 मीटर और R2 का वैल्यू दे दिया है, इसका कैपेसिटेंस आपको पूछ रहा है निकालने के लिए, तो निकाल लीजिएगा। हिंट कर देते हैं हम, स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला अभी भी पढ़े आप, टटका है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 इंटू R2 एंड बाय में R1 माइनस R2। याद रखिएगा बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटाना है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा स्टूडेंट्स, तो 1 बाय में 9 इंटू 10⁻9 होता है। तो चलिए इस फॉर्मूला को लगाइए, इसका आंसर निकालिए, बैठिए क्या है, निकालिए जल्दी से कलम से और इसके आंसर को पोस्ट कीजिए तुरंत। ओके, चलिए।